Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 31 दिसंबर एंड डे है फ्राइडे। हम स्टार्ट करेंगे हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस से। और ये नोट्स मैं बना के रखता हूँ सारी न्यूज़ के, तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर की PDF वगैरह भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है, तो उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। इंडिया इंकॉपरेटिव कीप्स इट्स गार्ड अप टू राइड आउट द थर्ड वेव। बेसिकली इंडिया इंकॉपरेटिव का मीनिंग क्या होता है? ये आपके गवर्नमेंट प्लस सारी कंपनीज के सेक्टर को दर्शाता है। जो भी चीज़ इनकॉर्पोरेट हो रखी है, कहीं पर रजिस्टर्ड है, उसका एक फॉर्मेशन हो रखा है, तो वो इंकॉर्पोरेटेड उसको कहते हैं। इंडिया के अंदर जो भी चीज़ इंकॉर्पोरेटेड है वो इंडिया इंक के लिए आती है। ये कोई ऐसा डेफिनेशन वाली चीज़ नहीं है, ये बस रेफ़र करने के लिए मीडिया की एक टर्म बनाई गई है ना। इसके अंदर न्यूज़ के अंदर क्या बताया गया है कि थर्ड वेव के आपको सभी को पता है पोटेंशियल दिख रहे हैं सीधा, कि केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ्स बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उससे लड़ने के लिए गार्ड अप कर लिया, मतलब जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। जैसे कि क्या, पोटेंशियल थर्ड वेव लेड बाय ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन वेरिएंट इसकी उसके अंदर है कि मेन वहीं से ही थर्ड वेव दिख रही है। कंपनीज़ ने क्या प्रोविजंस लिए हैं, तो वर्क फ्रॉम होम मैंडेट्स लगा दिए हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है। जो एक 50% 60% आपकी जो वर्क फोर्स है उसको। चेकिंग वैक्सीनेशन स्टेटस, तो अब तो ऐसा हो गया है कि कॉरपोरेट कंपनीज़ के ऑफिस के अंदर भी वैक्सीनेशन के कैंप्स लग रहे हैं। तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं कम से कम वो वैक्सीनेट हो जाए, तो उस वजह से वो वैक्सीनेशन स्टेटस को भी अपने एम्प्लॉयज़ के चेक कर रहे हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जिन लोगों को आना ही पड़ेगा कंपनी के अंदर ऑफिस के अंदर, उनके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल सारे मेजरली फॉलो करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। दिल्ली के अंदर अगर स्टेट वाइज बात करें तो पार्शियल लॉकडाउन की पूरी कर दी गई है अरेंजमेंट। इसके अंदर जो शॉप्स हैं वो भी ऑड इवन तरीके से खुलेंगी, और बाकी सारे जिम्स वगैरह भी 8 o'clock के बाद नहीं खुलेंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर वापस से हो गई हैं। ओमिक्रॉन केसेस कल यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर लिखा है 1206 केसेस टोटल मिला के कल के हो गए हैं। तो मतलब सिर्फ कल के केसेस नहीं है, टोटल मिलाकर ओमिक्रॉन के केसेस इंडिया के अंदर हो गए। नाउ स्टेट्स डिमांड GST कंपनसेशन फॉर 5 more years आफ्टर 2022। ये थोड़ी सी आपकी ट्रिकी है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, मैं पहले आपको GST का थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, फिर हम इस पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। हम वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको सभी को पता है GST 1 जुलाई 2017 से आया था। 1 जुलाई 2017 से वो इम्प्लीमेंट हो गया था। अब होता क्या है, GST के अंदर कुछ स्टेट के टैक्सेस, जो स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, अधिकार है कलेक्ट करना, वो सब कुछ सेंटर्स के पास चले गए। और सेंटर के पास क्या हुआ कि सेंटर उनको पैसे देगा। मतलब कि क्या हुआ, जितना भी टैक्स आता है, वो जितना भी आए, तो वो टैक्स सारा पहले जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, अब वो वहाँ से यहाँ पर नहीं जाता है। वो कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और इन टैक्सेस के नाम पर गवर्नमेंट इनको कुछ कंपनसेशन देती है। कैसे कंपनसेशन होता है कि स्टेट को जो भी अब टैक्सेस मिलेंगे उसका मेजर निकाला जाएगा कि कितने स्टेट के टोटल टैक्सेस बन रहे हैं। तो मान लेते हैं एक्स बन रहे हैं। GST के कैलकुलेशन से पहले एक मेजर सेट कर दिया गया था, जो GST एक्ट के अंदर लिखा हुआ है हर स्टेट के अकॉर्डिंगली, वो वाई है मान लेते हैं। तो वाई से कंपेयर किया जाएगा, अगर एक्स वाई से छोटा है, कि यानी कि जितने अभी टोटल टैक्सेस, सॉरी सॉरी फॉर दैट, जितने अभी टोटल टैक्सेस निकल के आ रहे हैं स्टेट ने, जितने कलेक्ट किए हैं, वो अगर कम है जितना उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो उस स्टेट को एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? ताकि स्टेट्स इस बिल को हाँ कर दें। मतलब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो स्टेट्स मना कर देंगे कि आप इस बिल को लाओ ही मत, हम तो अप्रूव ही नहीं कर रहे इस बिल को, क्योंकि उनका फाइनेंसिस का लॉस है एक तरीके से। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए ये चीज़ प्रोवाइड की गई। 2017 से लेकर अभी तक जून 2022, 5 साल तक लगभग ये प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर स्टेट्स का कहना ये है इस न्यूज़ के अंदर कि इस चीज़ को और 5 साल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा मतलब। तो इस तरीके से पूरी न्यूज़ है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। रीज़न इसका बता रहे हैं वही सेम, कि पुअर फाइनेंसेस हमारे चल रहे हैं और रेवेन्यू में लॉस हो गया है कोविड-19 की वजह से। अब ये बताया कब गया, ये डिस्कस कब हुआ है, तो प्री बजटरी मीटिंग हुई है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इसके अंदर निर्मला सीतारमन भी थी, और सेंटर के यूनियन के बहुत सारे मिनिस्टर्स थे फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो उन सब ने ये डिस्कस किया पूरा, और यहाँ पर यही कंक्लूजन निकला है कि इसको कंपनसेट करने की बात की जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो ये हमने पूरा देख लिया। एंतागियन कोविड वर्किंग फोर्स टू
टेक कॉल ऑन थर्ड डोज वैक्स। बेसिकली एनतागी आप सभी को पता है, मैंने बताया था, नेशनल टास्क फोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन ऐसे करके इनका नाम है। कोविड वर्किंग फोर्स, ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के अंदर रेफर कर रहे हैं जो कोविड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जो भी फ्रंट लाइन लोग हैं आपके, जिनको हेल्थ केयर के अंदर काम करना है, हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना है, और आपके पुलिस इंडस्ट्री के अंदर काम, मतलब पुलिस सेक्टर के अंदर, फोर्स के अंदर काम करना है, तो वो सब लोग थर्ड डोज वैक्सीनेशन के ऊपर एक कॉल लेंगे, एक डिसीजन लेंगे। यानी कि कल उनकी मीटिंग है, उसके अंदर 1 जैन को उनकी मीटिंग है, डिसाइडिंग विच वैक्सीन टू एडमिनिस्टर फॉर थर्ड डोज। सबसे पहला तो यही मेन रीज़न है मीटिंग का कि थर्ड वैक्सीन कौन सी लगेगी, कि एफिशिएंसी जिससे बनी रहे वो कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए, जितने भी लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है उसके अकॉर्डिंगली। कैलकुलेटिंग लोकल एफिकेसी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है कि अभी तक जहाँ से भी इंडिया ने वैक्सीन मंगवाई, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो वहाँ की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी एफिकेसी बताई है। एफिकेसी मतलब, ये मैं सही प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, ये लिखा भी सही हुआ है। इसका मीनिंग होता है कि अगर आप 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाते हैं तो कितने लोग उसमें से सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं। एफिशिएंसी भी आप इसको बोल सकते हैं वैक्सीन की। अब यहाँ पर वो है इंटरनेशनल एफिशिएंसी, यानी कि वहाँ के जो सर्वेज हुए हैं, वहाँ के जो वैक्सीन की पूरा कैंपेन चला है, उसके अकॉर्डिंगली वो मेजर्स निकले हैं। बट इंडिया के अंदर अभी लोकली कोई भी ऐसी एफिकेसी का कैलकुलेशन या सर्वे ज़्यादा नहीं कंडक्ट हुआ है, और कम से कम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए तो नहीं हुआ है। तो वो चीज़ सबसे पहले कंडक्ट की जा रही है, उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि अगर हम यही वापस से लगाते हैं तो कितना एफिकेसी रेट बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से। Now MHA extends AFSPA in disturbed and dangerous Nagaland। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, 2 पॉलिटिकल न्यूज़ मैंने इसके अंदर कवर की हुई है। इसके अंदर क्या बोला है MHA, सबसे पहले MHA बहुत बेसिक है, इसका मीनिंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आफ्सपा क्या होता है? आफ्सपा मैंने फर्स्ट वर्ड के अंदर लिखा हुआ है, आफ्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या होता है, मैं आपको एक बार पहले बैकग्राउंड देता हूँ। अगर आप सभी को पता है कहीं पे दंगे या कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं पर मार्च लग रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर कोई धरना वगैरह दे के बैठे हैं लोग, तो वहाँ पर उसको पब्लिक ऑर्डर को डिफाई करना बोलते हैं। पब्लिक ऑर्डर उससे ख़त्म हो रहा है एक तरीके से, तो वहाँ पर पावर सारी चली जाती है पुलिस के पास। पुलिस अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है, और जो गवर्नमेंट है वो उसको ऑर्डर करेगी पुलिस को, और वहाँ पे वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का काम बेसिकली पुलिस का हो जाता है। बट एक्सट्रीम केसेस के अंदर आफ्सपा लगा दिया जाता है अगर किसी स्टेट के अंदर। आफ्सपा मतलब ऐसे होता है कि ये कहीं पे लगाया जाता है, ये ऐसे नहीं है कि पूरे लॉ ऑफ द लैंड है, ये हर टाइम चल रहा होता है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है एक जगह पे। तो अगर आफ्सपा लगा दिया जाता है कहीं पर, तो ये जो पावर है वो पुलिस के पास तो रहती है, बट वो आर्म्ड फोर्सेस के पास भी चली जाती है। तो ऐसे एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, पुलिस की कुछ गलती हो गई, जैसे इस केसेस के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि पुलिस की गलती की वजह से है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। और सेकंड केस होता है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है और पुलिस इनसफिशिएंट है इसको करने के, मतलब पूरा कंट्रोल करने के लिए इनसफिशिएंट है, तो वहाँ पर आर्मी आर्म्ड फोर्सेज वहाँ पर लेके आई जाती है। नाउ एक्सटेंडेड फॉर 4 मंथ 6 मंथ्स, बेसिकली इसको एक्सटेंड करवा दिया गया है 6 महीने के लिए, क्योंकि नागालैंड में बहुत सारे प्रोटेस्ट और डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, जैसे कि मैंने हेडलाइन के अंदर भी लिखा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो मैं पहले कह रहा था, पुलिस ने कुछ गलती कर दी है, उस हिसाब से 14 लोगों की डेथ हो गई है, 14 इनोसेंट लोगों की, जिसके अंदर एक तो सिक्योरिटी पर्सनल था, मतलब किसी लोकल कॉलोनी वगैरह का सिक्योरिटी गार्ड या कुछ ऐसा था, और 13 नॉर्मल लोग थे। उनकी इस ग्राउंड पर हत्या हुई है। मतलब स्टेटमेंट जो बाद में आई है, वो पुलिस वाले लोग ये बोल रहे हैं कि हमने गलती से इनकी डेथ हो गई शूटिंग के अंदर, हमें लगा ये लोग टेररिस्ट्स हैं। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दिसंबर 4 को ये डेथ हुई थी, और अभी 2-3 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट्स आई हैं, तो इसके बाद ही आफ्सपा का एक्सटेंशन हुआ है। तो ये मैंने पूरा कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ चाइना रीनेम्स 15 प्लेसेस इन अरुणाचल टू बटरेस क्लेम्स। बेसिकली आप सभी को पता है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे एरिया पे अपनी आंखें जमा रखी हैं एक तरीके से। वो उसको अक्वायर करने की, चाइना में लाने की बात करते ही रहते हैं बार बार, अपनी खुद की लोकल असेंबलीज़ के अंदर, नेशनल असेंबलीज़ के अंदर भी बोलते रहते हैं, और इंडिया के साथ जो भी पैक्ट्स बनते हैं, जो भी बातें चलती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी। अब यहाँ पर वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के, और वहाँ पर अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ के 15 प्लेसेस को नाम भी दे दिया है। मतलब वहाँ के, मैं नीचे लिखा हुआ है, 8 प्लेसेस हैं
4 माउंटेन्स मतलब छोटे माउंटेन्स हिल टाइप, और 2 रिवर्स, 2 रीजनल रिवर्स जो है, और एक माउंटेन पास पूरा। इन सबको अपने खुद के नाम दे दिए हैं और बोला है कि ये तिब्बतन हिस्ट्री के अंदर ये लिखा हुआ है पहले से ही, और ये पहले चाइना के मेन लैंड के अंदर आता था। तो वो सब चीज़ें, बहुत सारे इनके रीजन्स तो हैं ही शुरू से जो चल रहे हैं, और उसको अब इन्होंने पूरे एरिया को, जो 90,000 किलोमीटर का एरिया है, उसको साउथ तिब्बत का भी नाम दे दिया है, और चाइनीज़ के अंदर जांगनान इनको बोला है। तो ये आप देख सकते हैं बाकी पूरी न्यूज़ के अंदर, और 15 प्लेसेस को बेसिकली रीनेम कर दिया न्यूज़ के अंदर। ना आगे चलते हैं इकोनॉमी की न्यूज़ के ऊपर। तो पहली न्यूज़ है जीएसटी ऑन टेक्सटाइल्स के लेकर। हमने थोड़े दिनों पहले ही डिस्कस किया था कि जो मैन मेड फैब्रिक, फाइबर, यार्न, इन सब चीज़ों के ऊपर 5% से जीएसटी को बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। बट ये चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, मतलब अभी ज़्यादा दिन भी नहीं बचे थे, 1 जैन से ये इम्प्लीमेंट होने वाला था। बट मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था अभी आज की वीडियो में, कि एक बजटरी प्री बजट मीटिंग हुई थी। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बहुत सारे लोग और काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर आए थे। तो वहीं की ये बात है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जीएसटी ऑन टेक्सटाइल्स और फुटवियर के ऊपर जो लगने वाला था, अभी लगा नहीं था, तो वो अनलाइकली है कि वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैंने मीटिंग टुडे ये बात लिखी है। अब जो कल मीटिंग हुई थी वो थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की और बहुत सारे मिनिस्टर्स की। आज जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है जीएसटी काउंसिल की। उसका सोल एजेंडा ही ये है कि टेक्सटाइल्स के ऊपर जो आपका जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिल्ली ने इसमें सब, दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है और यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने मेन क्लॉज ये उठाया है कि हम नहीं चाहते दिल्ली के अंदर कोई अगर 1,000 रुपीज़ के क्लोथ खरीदे तो उसको 120 रुपये का जीएसटी पे करना पड़े। वो बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा उसके लिए, और यहाँ पर ओवरऑल जो पूरी इकोनॉमी है उसको इससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये ऐसे क्लॉजेस कुछ उठाए गए हैं और इसके बेसिस पे जीएसटी काउंसिल रेज्ड रेट्स ऑन टेक्सटाइल्स, ये हमने पहले देखा था, बट नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, ये भी हमने बता दिया मैंने आपको। और तीसरा पॉइंट पे आएंगे, मे बी कम्प्लीटली रोल्ड बैक। तो इसके जो मैंने आपको पूरा अभी बताया था दिल्ली वाला सिनेरियो, उसके बेस पे ये बोला गया कि ये हो सकता है पूरे रूल्स को कम्प्लीटली रोल बैक, यानी वापस ले लिया जाए इसको। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। और फुटवियर के जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है उसके रूल्स अभी आए भी नहीं थे, और ये इम्प्लीमेंट तो अब मुश्किल है कि हो पाएंगे। नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू फाइनलाइज ट्रेड पैक्ट बाय 2022 एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कल ये भी उसी मीटिंग के अंदर एक स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पर बोला गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ ट्रेड रिलेशंस की बात की है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर आप देखेंगे CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ये लाने की बात की गई है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया एंटर कर रहा है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। मार्च 2022 तक वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी, और 2022 एंड तक CECA, ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा CECA और CAPA में, तो ये कोऑपरेटिव अग्रीमेंट है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनलाइज हो जाएगा 2022 के एंड तक, ये गवर्नमेंट बोल रही है ना। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है वो यहाँ पर मीनिंग बताता है कि CACA में क्या होगा। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट जो लोग इधर से उधर कंपनीज के अंदर करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर, या फिर जो नॉर्मल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं चीज़ों के, तो वो सब चीज़ें ड्यूटी फ्री हो जाएंगी कुछ, जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, या कम से कम कोई ऐसा एक लिमिट लगा देंगे, जैसे कि अगर कोई चीज़ 100 मिलियन टन से ऊपर ट्रांसफ़र होती है तो वो चीज़ फ्री हो जाएगा उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो उस तरीके से कुछ कुछ यहाँ पर जो ट्रेड है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई और लिबरलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर कवर्स गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कस्टम्स और लीगल एंड एडमिन इश्यूज़। तो वही है कि यहाँ पर लीगल और एडमिन इश्यूज़ से क्या रेफर हो रहा है कि ये लोग जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ आई है तो वो कस्टम डिपार्टमेंट में ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, वो फटाफट क्लियर हो जाएगी, ताकि ट्रेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज हो सके ना। यहाँ पर एक और पॉइंट छोटा सा दिया हुआ था, बट वो अलग से भी हो सकता है कि आ जाए, कहीं आपको काम आ जाए। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। सबसे पहले समझते हैं लॉजिस्टिक्स क्या होता है। लॉजिस्टिक्स एक डिफेंस की टर्म है। ये पहले बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती थी कि ट्रूप्स जो हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग हैं, उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाना, सपोर्ट वो करवाना, वो सब होता है लॉजिस्टिक्स, पहले होता था। बट अभी हम जो नॉर्मल इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स का मीनिंग होता है गुड्स को, सर्विसेज को, कोई इक्विपमेंट को, इन चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाना। तो वो सब लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है।
अमेज़ॉन अपने आप में एक पूरी लॉजिस्टिक्स की ही कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी इसी तरीके से। तो वो सब हो गया। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक पूरी बनाई जाती है, इसको रिवाइज किया गया है और फाइनल स्टेजेस के अंदर है ये अपने अप्रूवल के। ये भी इसी चीज़ को सपोर्ट करती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो लॉजिस्टिक्स इंडिया का लगता है तो वो किस तरीके से सिंप्लीफाई हो सके। और इसका एम ये है कि 5% तक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने की इसका एम है यहाँ पर। तो ये पूरा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पूरी न्यूज़ थी, तो ये हमने कवर कर लिया। नाउ इंडियन स्टार्टअप्स क्लॉक 9.5 बिलियन वाया एग्जिट्स। ये पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री की न्यूज़ है। वीसी एक वर्ड आपको इसके लिए पता होना चाहिए। वीसी मतलब होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो पर्सन होता है जो एक स्टार्टअप के इनिशियल फेज़ के अंदर स्टार्टअप के पास जाता है और बोलता है, या मतलब स्टार्टअप वीसी के पास आते हैं जनरली, तो वो उनको बोलते हैं कि हमारा स्टार्टअप आइडिया ये है, हमने ये करने की प्लानिंग की है, हमने ये अभी तक कर लिया है, तो हमें आपसे फंडिंग चाहिए आपके इतने % ओनरशिप के लिए। हम आपको अपनी कंपनी के अंदर ओनरशिप देंगे, आप पैसे लगा दो हमारी कंपनी के अंदर। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर कोई वीसी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो डाइवेस्ट भी करेगा, अपने स्टेक को बेचेगा, तभी उसे प्रॉफिट होगा। तो वो एग्जिट लेना उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर इसी एग्जिट स्ट्रेटजी से $9.5 बिलियन वीसीज ने कमाए हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग इट्स लार्जेस्ट एवर लिखा है आगे कॉमा के बाद। तो यहाँ पर इसका रेफरेंस ये है कि $14.8 बिलियन का एग्जिट हुआ था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। नाउ ये हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ एग्जिट्स की बात की गई थी, मैं एक बार पहले आपको न्यूज़पेपर के अंदर दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी थी जिसके अंदर पहले वीसीज की इन्वेस्टमेंट थी, किस सेक्टर के अंदर वो कंपनी थी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मतलब किस किस ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था, और उसका हुआ क्या, यानी कि कैसे वो उन्होंने डाइवेस्ट किया अपने आप को, ये अक्वायर हो गई या फिर आईपीओ उसका आ गया कंपनी का, तो वो सब चीज़ें हैं, और अमाउंट कितना कितना था। तो ये सब हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पर डील का टाइप दिया हुआ है वीसी का, कि वीसी ने किस किस तरीके से एग्जिट किया है, ये मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये सारे समझाता हूँ ना। यहाँ पर पहला इसके अंदर वे ऑफ एग्जिट है स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल होती है बेसिकली, मैं पहले आपको सेकेंडरी सेल समझाता हूँ। सेकेंडरी सेल होता है कि जैसे कंपनी का 40% ओनरशिप किसी वीसी के पास है, वो रैंडमली किसी भी पर्सन को 20% मान लेते हैं अपना स्टेक बेच देता है, और उसके पास जो बेचा उसने स्टेक, उसके पास ओनरशिप कंपनी की नहीं आती है। कंपनी की ओनरशिप उसके पास ऐसे भी नहीं है कि मतलब नंबर ऑफ जो उसके शेयर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है कि उसकी ओनरशिप हो जाएगी, और वोटिंग के अंदर भी वो नहीं जीत पा रहा, यानी कि वो नहीं बना ओनर। तो वो होती है सेकेंडरी सेल। ये नॉर्मल एक सेल का क्राइटेरिया होता है। स्ट्रेटेजिक सेल अब मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रेटेजिक सेल सेकेंडरी सेल का ही एक पार्ट है। इसके अंदर जिस पर्सन को वीसी बेचता है कंपनी के शेयर्स, उसके पास ओनरशिप आ जाती है। तो वीसी एक तरीके से पूरी कंप्लीटली एग्जिट भी कर सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल वीसी के पास 60% शेयर था किसी कंपनी के अंदर, वो पूरा का पूरा बेच देता है किसी और कंपनी को, तो उसके पास ओनरशिप आ जाएगी। 50% से ऊपर होती है कंपनी की ओनरशिप हो जाती है। तो वो स्ट्रेटेजिक सेल होती है जिसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ये जनरली गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट जनरली अपनी ओनरशिप को पूरे एफिशिएंसी के लिए ट्रांसफ़र कर देती है, और उसके लिए बिडिंग्स लगाती है, ऑक्शंस लगाती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं ना। पब्लिक मार्केट सेल थर्ड टाइप है। ये बहुत ही बेसिक है। इसका मतलब है जिस कंपनी के अंदर वीसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था उस कंपनी का आईपीओ आ गया, तो आईपीओ के अंदर वीसी ने भी अपने पैसे अपने शेयर्स को निकाल दिया। अगर आपको आईपीओ नहीं पता क्या होता है तो मैं एक बार आपको एक नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। 3-4 मिनट की सिर्फ वीडियो है ना। बायबैक क्या होता है? बायबैक बहुत ही रेयर सिनेरियो है। मतलब 2021 के अंदर तो हुआ ही नहीं है एक भी, और पहले हुए थे कुछ मिलियंस के अंदर। अब यहाँ पर बायबैक क्या होता है? जैसे प्रमोटर ने वीसी को अपना स्टेक बेचा, तो प्रमोटर वापस से वीसी से अपना स्टेक खरीद रहा होता है इसके अंदर। यानी कि जैसे मैंने किसी को वीसी को अपना शेयर दिया, बट मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है और मेरे पास फंड्स आज की डेट में आ गए हैं, तो मैं उससे वापस अपने शेयर को खरीद सकता हूँ, ताकि मैं ओनरशिप अपनी मेंटेन कर पाऊँ। तो ये बायबैक का पूरा केस होता है। तो आई होप आपको सारी टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ना। हमारी दो छोटी न्यूज़ बची हैं। साइनअप्स लैग्स ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपको पता ही है, वजीरेक्स, कॉइनडीसेक्स, गो, कॉइनस्विच, कुबेर वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर पहले हमने डबल डिजिट ग्रोथ, 10% ग्रोथ के आसपास देखा था साइनअप के अंदर। साइनअप मतलब क्या होता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट बनाना, जिसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब चीज़ें बेसिक देनी होती हैं। तो वो सब 10% ग्रोथ हमने देखा था पहले। 15 to 25% फॉल हो गया है इस साइनअप ग्रोथ के अंदर।
तो आप देख सकते हैं कि अभी जो क्रिप्टो का बिल वापस से पॉज पे चला गया एक तरीके से। काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आई है कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, या जो भी है मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के फेवर में बात चल रही है या फिर उनके अगेंस्ट क्रिप्टो बैन हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसके अंदर फॉल आ गया साइनअप्स के अंदर। नाउ PEVC आस्क गवर्नमेंट टू टैक्स ईसॉप्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। बेसिकली ईसॉप सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ईसॉप्स होता है जैसे एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, तो हो सकता है आप 80,000 उसको कैश में दे रहे हो और 20,000 जो है आप अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स उसको दे रहे हो। तो वो आप कैसे दे सकते हैं कि वो आप मार्केट प्राइस जितना मान लेते हैं 150 रुपीज़ मार्केट प्राइस चल रहा है, तो आप उसे 125 रुपीज़ में दे रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट प्राइस में कोई आपसे शेयर बाय नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मैं बाहर से ही खरीद लूँगा आपकी कंपनी के शेयर्स। तो उस तरीके से होता है। या फिर कंपनी अभी कोई स्टार्टअप है, छोटी कंपनी है, तो उसके शेयर्स उसको बाहर से नहीं मिल सकते हैं, तो वो फिर हो सकता है कि आप अपने मार्केट प्राइस के आसपास ही उस अपने कंपनी के शेयर्स उसको दे दें। तो बेसिकली एक अपनी इनकम का पार्ट में अगर आप कोई शेयर्स ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो ईसॉप्स होते हैं। इसकी फुल फॉर्म यही होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब यहाँ पर ऑप्शन वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, कि आप चाहें तो आप एंटर कर सकते हैं। एक वेस्टिंग पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर अगर आप चाहें तो अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर अपनी सैलरी में से कट करवा सकते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। अब ईसॉप्स में क्या होता है, ईसॉप्स में एक तरीके से कंपनी आपको इनकम ही दे रही है, आपकी जो सैलरी है वही दे रही है। तो अभी तक क्या होता था, इसी लॉजिक के तहत इनकम टैक्स की तरह उसको चार्ज किया जाता था। बट अब PEVC जो है वो प्राइवेट इक्विटी वाले वेंचर कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट से कि सिंस हम ये एक तरीके से असेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारी कंपनी का, तो आपको इसको सिर्फ तभी टैक्स करना चाहिए जब हम इस चीज़ को बेच रहे हैं। यानी हम मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ उस अपने जो शेयर्स हैं उनको बेच रहे हैं कंपनी के, तभी उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। इनकम टैक्स की तरह उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई ऐसा ऐसा वो नहीं है, कोई गलती नहीं है इस न्यूज़ के अंदर, इस लॉजिक के अंदर। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिले। तो ये हमने पूरा देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी न्यूज़ के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। और CA रचना राणा के कोर्सेज मैंने जो सेकंड चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर पिकाशो वाला ऐप है जो वो नहीं चल रहा है, अगर आपने एक्सपीरियंस की हो बात। तो कल या परसों शायद मेगा करके एक फ़ोल्डर है वो मैंने शेयर कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने उससे डाउनलोड भी कर लिया टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उन्होंने भी अपनी उस चीज़ को शेयर किया था। तो वो भी आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको वो भी चीज़ मिल जाएगी। एंड लास्टली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो किया इसी साल ही एसेंशियली बना ही है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर इस ईयर से थोड़ा सा बेटर आपके लिए हो। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।